हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो हेल्थ एकेडमी। हम लोग चैप्टर 5 जेनेटिक्स का कर रहे हैं तो उसमें आज हमने छोटे छोटे से टॉपिक्स जो है वो करने हैं। ठीक है, सो दाओ उनका नीट के पेपर के लिए चाहे इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, बट एनुअल एग्जामिनेशन जो है उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स क्या हैं? ठीक है, सो पहला है रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, and second one is the non-recognition of Mendel's work. Why Mendel was not recognized so during his lifetime. एंड थर्ड हम लोग करेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। ठीक है, सो मेंडल्स वर्क वो जो टॉपिक है वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वो नीट के लिए में आ सकता है, साइंटिस्ट के नेम आ सकते हैं जिन्होंने उसका वर्क जो है वो रीडिस्कवर किया। तो आज हम करते हैं फिर। ठीक है, सो इनको छोटे छोटे टॉपिक्स को। तो रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस क्या है? ठीक है, क्यों क्यों उसको सक्सेस मिली, कि बाद में चाहे अपने लाइफ टाइम में नहीं मिली बट बाद में तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। तो वो क्या कारण थे? सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने पी प्लांट में जो सिलेक्शन जो है प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज की। मतलब कि उन वैरायटीज को चुना सो जिनमें प्योर कैरेक्टर्स जो है प्योर थे, चाहे उन्होंने खुद ही बनाए वो प्योर जो है उनको बार बार बैक क्रॉस करके सो प्योर बनाया। पर ही सिलेक्टेड फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, प्योर वैरायटीज ओनली। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था उनकी सक्सेस का। तो उसके बाद फिर कि उन्होंने ऐसी वैरायटीज चूज की सो जिसमें बड़े कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। हम लोगों ने किया था कि उन्होंने पहले 34 वैरायटीज चूज की, फिर 22 शेडिंग करके किया, फिर 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स जो है वो चुने उन्होंने। तो वो जो 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स चुने वो बड़े डिस्टिंक्टिव थे, वो हम लोगों ने किए हैं। टॉल, डवार्फ, ठीक है, सो येलो कलर, ग्रीन कलर, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कोई जो चीज़ है वो आपको नजर आती है डिस्टिंक्टिवली, तो नेचुरली आप वेरिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ आई है। तो तीसरा जो था वो था कि पी प्लांट को सिलेक्ट करना भी एक, इतने सारे प्लांट्स में से पी प्लांट को सिलेक्ट करना की भी उनकी सक्सेस का कारण बना। ठीक है, सो क्योंकि उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में वो सेल्फ ब्रीडिंग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो सेल्फ ब्रीडिंग अगर करवानी, सेल्फिंग करवानी है या सेल्फ ब्रीडिंग करवानी है तो वो तो हो ही सकती है। पर ये है कि अगर हमने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवानी है, तो जैसे कि इसमें था उनके एक्सपेरिमेंट्स में, तो कंट्रोल मतलब हमने 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स लेके उनकी ब्रीडिंग करवानी है, तो एक को मेल बनाना पड़ेगा और एक को फीमेल बनाना पड़ेगा। तो वो हम लोगों ने मेंडल्स वे ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में किया पूरा डिटेल में कि उन्होंने कैसे उसको ई मेस्कुलेशन किया फ्लावर्स का बर्ड कंडीशन में, फिर बैगिंग, टैगिंग, ये सारे पॉइंट्स हमने मतलब उनका वे ऑफ वर्किंग किया हम लोगों ने। तो उसमें क्या सो वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग इसमें पॉसिबल थी क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि ही टुक अ लार्ज सैंपल साइज। कोई भी रिसर्च होती है तो उसमें सैंपल साइज बहुत मैटर करता है कि अगर सैंपल साइज बड़ा होगा तो जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि इट कैन बी जनरलाइज्ड टू द होल पॉपुलेशन। कि भी मान लो, जैसे मान लो कि हमने ड्रग एडिक्शन पे रिसर्च की, तो उसके जो भी अगर मान लो कि 700-800 का सैंपल लिया हम लोगों ने, तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप पूरी एरिया पे, पूरे इंडिया पे या पूरे पंजाब में आपने किया तो उसके ऊपर जनरलाइज कर सकते हो कि हाँ ये इतने लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो अगर आपने सिर्फ 10-20 लोगों पे किया काम तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए मेंडल का जो सैंपल साइज था वो बड़ा था। ठीक है, तो इसलिए उसके भी जो काम की क्रेडिबिलिटी है, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और जो उसके ऊपर रिजल्ट निकाले, वो क्रेडिबिलिटी बढ़ गई उसकी। तो उसके बाद फिर सो नेक्स्ट है कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है यूज़ किया, मैथमेटिकल लॉजिक से लगाए, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, जो डाटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करने के लिए, तो ही यूज दीज टेक्निक्स। तो ये तो उस टाइम के जो लोग हैं उनको स्टैट्स और मैथमेटिकल लॉजिक जो है वो बायोलॉजी में यूज हो सकता है, तो वो उनके समझ से बाहर था। ठीक है, पर ये है कि ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। मतलब उनकी जो रिसर्च थी, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था, वो अपने समय से बहुत आगे था। ठीक है, सो कई बार कुछ होते हैं ना, जीनियस लोग होते हैं तो वो बहुत आगे का सोचते हैं, मतलब जब बाकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो उस लेवल पे सोच नहीं पाती है। तो ही वाज अहेड ऑफ द टाइम। तो इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो रिजल्ट्स निकाले उसकी भी वजह से क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। तो देन इन्फ्लुएंसेस वर एप्लीकेबल टू द नेक्स्ट जनरेशंस।
सो विच पॉइंटेड टुवर्ड्स द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनके जो फाइंडिंग्स आई, जैसे हम लोगों ने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 3:1 की रेशो, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, तो इस तरह से वो अगली जो जनरेशन हैं उसी टेस्ट प्लांट की, ठीक है, तो उस पर भी जब वो एप्लीकेबल थी, तो इसलिए क्या बन गया, जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोगों ने किए ही हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये रूल्स बन गए, तो बिकॉज इट वॉज एप्लीकेबल टू नेक्स्ट प्रोजेनिस ऑल्सो। देन उसके बाद सो ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर्स ओनली एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे, मतलब जैसे हम लोगों ने किया था कि एक ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, और डाईहाइब्रिड में उन्होंने 2 को किया, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट था। तो उसके बाद सो ही केप्ट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसको रिकॉर्ड किया, तो मतलब एक साइंटिफिक वे से रिसर्च जो है वो की, तो दैट इज व्हाई ही गॉट सक्सेस। सो देन सो ये तो हो गया हमारा टॉपिक जो है छोटा। एंड स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क, कि व्हाई मेंडल कुड नॉट गेट सक्सेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, why he was not recognized during his lifetime. He died in 1884, yes, without knowing that he has done a great work, and later on he will be called as the father of genetics. Yeah, the reasons were, so सबसे पहले तो ये है कि he was not sure of himself, कि जो उनकी फाइंडिंग्स पी प्लांट पे हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। तो जब नेगली एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उनको बोला कि हॉकवीड पे, जिसका बोटेनिकल नेम हेरेसियम है, कि इसके ऊपर अप्लाई करके देखो, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इस पे आते हैं। तो देन ही डिड गेट द सेम रेशोज 3:1 एंड डाईहाइब्रिड की 9:3:3:1, तो रेशोज नहीं आई। तो देन ही वॉज ऑल्सो नॉट श्योर, तो वही हुआ कि उनको नहीं मिली वो। तो देन उसके कारण जो है वो बाद में आज हमें मालूम है, ठीक है, सो क्यों नहीं मिली, क्योंकि आगे आप इसी चैप्टर में लिंकेज पढ़ोगे आप, तो जो कुछ जो जीन्स हैं वो लिंक्ड होती हैं, तो इसकी वजह से भी रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो या फिर जीन्स में आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, तो उसकी वजह से भी होता है ऐसे। तो अब है जो उनकी मैगजीन थी जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था अपना वर्क, तो वो एक लोकल मैगजीन थी, जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रोन या नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रोन। तो वो लिमिटेड सर्कुलेशन थी, वो कोई साइंटिफिक मैगजीन नहीं थी, वो लोकली वहाँ पे चलती थी। जो साइंटिफिक वर्ल्ड उनके मतलब साथ उसका कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए लोकल जो पीपल है वो उनकी फाइंडिंग्स को समझ नहीं पाए। फिर था लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन द पर्सनैलिटी। तो एक होता है ना कि भी जो ही वॉज अ प्रीस्ट इन द मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे रहते रहते कि एक होता, चाहे पढ़े लिखे ही थे, बट एग्रेसिवनेस वो पर्सनैलिटी में वो नहीं आ रही थी, तो इसलिए भी लोगों ने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद फिर कि उस टाइम जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो ज़्यादा प्रिवेलिंग थी, तो साइंटिफिक जितने भी ब्रेन्स थे दे वर ऑल ऑक्यूपाइड बाय दिस, मतलब सारी डिस्कशंस जो है वो उसी थ्योरी पे होती थी, तो इसलिए मेंडल का जो काम है उसके ऊपर कोई ज़्यादा किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसके बाद फिर इनका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स को यूज़ करना अपनी फाइंडिंग्स के लिए, अपने कंक्लूशंस के लिए, वो भी लोगों को समझ में नहीं आया कि वाई ही यूज़ दिस, क्योंकि उस टाइम इतना ऐसे ये चीज़ें जो मैथ्स वगैरह जो है वो बायोलॉजी में यूज़ ही नहीं होता था। देन उसके बाद कंक्लूशंस वर अहेड ऑफ टाइम, वो मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई लोग जो जीनियस होते हैं वो पहले ही कर देते हैं काम, जो बाकी लोगों का ब्रेन जो है उतना अभी समझने के लिए काबिल नहीं होता है। तो देन नो फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट फैक्टर्स। जो यूनिट फैक्टर्स याद है ना आपको, यूनिट फैक्टर्स हम लोगों ने किए थे जिनको बाद में जीन्स बोला था जॉनसन ने, तो वो यूनिट फैक्टर्स जो हैं उनका कोई प्रूफ ही नहीं दे पाए, क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोम्स मालूम नहीं थे, डीएनए मालूम नहीं था, तो ये नहीं कि वो माइक्रोस्कोप में दिखा दें कि हाँ ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन पड़ी हुई है, या यूनिट फैक्टर जिसको मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ फिजिकल कोई प्रूफ नहीं दे पाई वो। उसके बाद फिर जो है क्या था कि सबसे मेन था कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि आपको कि बहुत सारी थ्योरीज उस टाइम जो चल रही थी वो ये प्रूव कर रही थी कि कैरेक्टर्स जो है ब्लेंड होते हैं अगली जनरेशन में, ठीक है। तो फिर कॉलर्यूटर एंड का वर्क जो है और मेंडल का वर्क जो है, इन लोगों ने प्रूव किया कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। सो जीन्स जो है वो हिडन हो सकती हैं किसी जनरेशन में, बट अगली जनरेशन में जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो एक्सप्रेस करती हैं, तो उसको उन्होंने रिसेसिव जीन्स बोला। बट जीन्स रिमेन डिस्क्रीट, सेपरेट रहती हैं अगली जनरेशन में, वो क्योंकि करेक्टर रीअपियर होता है। तो जैसे हम लोगों ने डवाफ किया था, तो डवाफ जो है F1 जनरेशन में तो नहीं आया था,
तो पर F2 में दोबारा से रीअपीयर हुआ 3:1 की रेशो में 1 मतलब आया था। तो सो ये जो रीअपीयरेंस है, तो ये मेंडल ने प्रूव किया कि भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो ये भी लोगों को उस टाइम जो है वो मानने को तैयार नहीं थे, बायोलॉजिस्ट जो है उस टाइम मानने को तैयार नहीं थे। तो ये कुछ रीजंस थे सो मेंडल की नॉन रिकॉग्निशन के। पर ये है कि बाद में 1900 में, ठीक है, मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, सो बाय द 3 साइंटिस्ट। वो अभी हम लोग सो करेंगे। जो थर्ड टॉपिक इसमें था लेक्चर में, तो वो मैंने बताया था आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। ठीक है, कि किसने उनको रिकॉग्निशन दिलाई है बाद में। तो आपने ये नेम सुना हुआ है, बहुत पॉपुलर है, ह्यूगो डी वेरिस। म्यूटेशन थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है, तो ही इज फेमस फॉर दैट म्यूटेशन थ्योरी। हॉलैंड के थे ये, कार्ल कॉरन्स जर्मनी के, एंड रिक वॉन शर्मक सो ऑस्ट्रिया के। तो ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कॉरन्स और रिक वॉन शर्मक, तो इन तीनों ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, इसी तरह से ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, तो इन्होंने देखा कि भी इनका वर्क जो है वो ये नहीं कि भी न्यू है बिल्कुल, ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो दे फाउंड कि मेंडल हैज ऑलरेडी डन दिस वर्क। तो इन्होंने फिर सोचा कि मेंडल नॉन रिकॉग्नाइज रहे अपने लाइफ टाइम में, उनको उनका वर्क जो है दोबारा से पब्लिश करवा के उनको रिकॉग्निशन दिलाई जाए। तो ये इनका बहुत ग्रेट वर्क है कि इन्होंने उनको उनकी फाइंडिंग्स को दोबारा से पब्लिश करवाया। तो 1900 में इन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि भी द मेंडल हैज डन ग्रेट वर्क। एंड 1901 में फिर ह्यूगो डी वेरिस ने इसको एक बहुत साइंटिफिक मैगजीन फ्लोरा में पब्लिश करवाया। ठीक है, फ्लोरा जो है आज भी अवेलेबल है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनके आप अगर उसमें जाओगे लाइब्रेरीज में, तो वहाँ पे आपको फ्लोरा मैगजीन जरूर मिलेगा। बॉटनी डिपार्टमेंट में अगर आप जाओगे तो वहाँ की जो लोकल वहाँ पे होती है लाइब्रेरी, तो उसमें भी मिलेगा, मेन लाइब्रेरी में भी मिलेगा। तो आज भी ये फ्लोरा मैगजीन आता है, तो उसमें इन्होंने पब्लिश करवाया। तो क्योंकि साइंटिस्ट जुड़े होते हैं इन मैगजीन्स के साथ, तो फिर साइंटिफिक वर्ल्ड को तब पता चला कि मेंडल ने क्या काम किया और कितना ग्रेट वर्क किया है। तो देन ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ही वाज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट द क्रेडिट गोज टू दीज 3 साइंटिस्ट। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन है कि हु रिकॉग्नाइज्ड मेंडल्स वर्क, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो उसमें चॉइसेस में तीन नेम, जो मान लो ये दे रही है, 3 नेम की कोई और दे रही है, फिर इस तरह से करते करते तो 4 चॉइसेस जो है बन गई। तो उनमें से आपको ये टिक करनी है। तो 1901 में पब्लिश हुआ, 1900 में इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। तो स्टूडेंट्स, ये छोटे से टॉपिक्स जो हैं इनके लिए मैंने अलग लेक्चर बनाया था, क्योंकि ये नीट के लिए इतने वो नहीं थे इसको छोड़ के। तो पर ये कि अब इसके बाद हमने ये मेंडलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने नॉन मेंडलिज्म करना है। तो नॉन मेंडलिज्म में सबसे पहले तो इंटरेक्शंस करेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, प्लियोट्रॉपिक जीन्स एंड पॉलीजीन्स। तो ये आपकी वैसे तो बहुत सारी हैं इंटरेक्शंस, तो पर ये है कि आपके सिलेबस में यही है। तो अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे तो एक एक करके इन इंटरेक्शंस पे होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।